मीडिया उत्तराखंड। जोत सिंह बिष्ट जी जो कि आम आदमी पार्टी के समन्वयक हैं। बिष्ट जी, आजकल आपने देखा माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया, हाईकोर्ट आदेश हुआ कि अतिक्रमण हटाओ। सरकारी भूमि और जो फॉरेस्ट भूमि है उससे अतिक्रमण हट रहा है। कई ग्रामीण बाजार ध्वस्त हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि लोगों की मांग है वर्तमान सरकार से कि सरकार स्टे लाए, हमारे जो रोजगार है वो छीने जा रहे हैं उसको रोके, तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ धामी जी का। उन्होंने मोदी जी से ट्रेनिंग बहुत बढ़िया ली है। उन्होंने एक जुमला छोड़ा और बड़ा मीडिया ने उसको प्रचारित प्रसारित किया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाया जाए लेकिन किसी को तंग न किया जाए। इसका कोई अर्थ है क्या? कोई बताएगा कोई अर्थ है? जब अवैध अतिक्रमण हटना है तो जिसका मकान टूटेगा वो खुश होगा या तंग होगा? तो फिर मुख्यमंत्री ने बोला क्या और लोग बड़े खुश हो रहे कि हाँ साहब मुख्यमंत्री ने कह दिया। भाई, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि दिल्ली की जो सरकार है और दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, तो 3 काम उपराज्यपाल या केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे और बाकी अधिकार राज्य सरकार के होंगे, दिल्ली की सरकार के होंगे, निर्वाचित सरकार के होंगे। 8 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होती है और केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है कि नहीं, दिल्ली के अधिकारियों के पोस्टिंग से लेके ट्रांसफर का अधिकार राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार को होगा और उसके बाद लोकसभा में बिल पारित कराती है। मेरा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, केंद्र सरकार उसको उलट देती है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारत निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत का, उसकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक नेता प्रतिपक्ष होंगे। भारत सरकार ने उस आदेश में परिवर्तन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह केंद्र सरकार के मंत्री को नामित करने का प्रावधान किया, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा। यहाँ हाई कोर्ट का फैसला है कि अवैध अतिक्रमण हटाए जाए, वो भी बड़ा विवादास्पद है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हाई कोर्ट के मामले में बोलूंगा तो पता चला जज साहब ने मेरे को कहीं सजा सुना दी, तो डरना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस फैसले में जिनकी 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों पहले वो कब्जा कर रखा है, वो अवैध है। राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ विधानसभा का इस सत्र में बिल लाती और उसको पारित कराती कि अवैध अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है, हम उनके मकान नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उनके लिए हम इस एक रेट तय करती कि इस रेट से उनको राजस्व टैक्स देना पड़ेगा। और उन प्रॉपर्टी को इसलिए बचाए रखना जरूरी है कि लोगों ने अपने गाढ़े पसीने की कमाई से वो मकान खड़े किए, वहाँ पर कारोबार के लिए खड़े किए। सड़क के किनारे आदमी रहने के लिए मकान कम बनाता है, कारोबारी मकान ज़्यादा बनाता है। राज्य सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और अब जो जिन मकानों पर बैठ करके लोग रोजगार कर रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, तो उनको तोड़ करके उनको बेरोजगार करने का काम कर रही है। ऐसे ही इन्होंने जो लैंड जिहाद पर चलाया, तो मजार का नाम लिया और मंदिर भी तोड़े, मंदिर भी तोड़े। ऐसे 50 उदाहरण है। तो ये जो जुमले हैं, लोगों को भरमाने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, लोगों के अंदर उन्माद फैलाने वाले, इससे कितने दिन चलेगा? जब वक्त आएगा समझेंगे, तो फिर लोग लठ लेकर के इनके पीछे भी दौड़ेंगे। सर, उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों की मांग है लगातार, क्योंकि उसके लिए ही उत्तराखंड अलग हुआ था। भू कानून और मूल निवास को लेकर लगातार उत्तराखंड के जो निवासी है, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, विभिन्न प्रकार के संगठन भी उनका सहयोग कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उत्तराखंड में भू कानून की जो मांग है और मूल निवास 1950 की जो मांग है, वो लागू होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो सरकारें इसको लागू क्यों नहीं कर रही? देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, हम तो सरकार में कभी रहे नहीं, संगठन में रहे, राज्य आंदोलनकारी भी हूँ। जब हम राज्य निर्माण का आंदोलन लड़ रहे थे, तो उस समय हम ये उम्मीद करते थे कि जब हमारे बीच के लोग चुन करके विधायक बन करके सरकार में बैठेंगे, तो वो इस इलाके के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हमें नहीं पता था कि हमारे लोग उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लूट खसोट करेंगे। आज जिस ढंग का साहब, फलाने नेता की सीबीआई जांच हो, फलाने का स्टिंग ऑपरेशन हो गया, फलाने ने इतने करोड़ का घोटाला कर दिया, वहाँ पर कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाला हो गया,
सहकारी भर्ती घोटाला हो गया, यूके ट्रिपल एससी घोटाला, ये सारे घोटालों की भरमार जो आ रखी है। तो ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये उनकी कार्यप्रणाली, उनकी मंशा, उनकी धन लोलुपता को दिखा रहा है। और जब ऐसे लोग हो जाएं तो फिर उनको ऐसा भूकानून चाहिए होता है सत्ता में बैठे लोगों को, ताकि वो लोगों की ज़मीन बिकवा करके उनको दर बदर की ठोकर के लिए मोहताज कर दें। वो सरकार से क्या उनको मांगना चाहिए उसको भूल जाएं और लोग भूमिहीन होकर के भिखारी बन जाएं। जो 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून में बदलाव किया, वो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को और गांव के लोगों को भिखारी बनाने वाला कानून है, उनको ज़मीन से भूमिहीन बनाने वाला कानून है। उस कानून की बजाय यहाँ पर ऐसा कानून होना चाहिए कि यहाँ के लोग आपस में तो भूमि का वो कर सकें, लेकिन खरीदने वाले से पहले बेचने वाले पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि उसकी जो टोटल लैंड होल्डिंग है, जो उसके पास ज़मीन है, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसे अनुसूचित जाति वाले के पास है कि 62.5 नाली से ज़मीन अगर कम होगी तो वो नहीं बेच सकता है। जैसे शेड्यूल ट्राइब है, उसकी ज़मीन नहीं बिकेगी। तो ऐसे ही हमारी ज़मीन बेचने पर प्रतिबंध होना चाहिए, खरीदने पर प्रतिबंध है या नहीं उसको छोड़ दो। सर मैं उत्तराखंड मैं भू दूसरी जी बात कर रहा हूँ। ये तो है भू कानून वाली बात, लेकिन उससे ज़्यादा जो चिंता की बात है और उसके ज़्यादा जो हमको अपमानित होने वाली बात है, वो ये है कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तब तो हम मूल निवासी थे। उत्तराखंड बना, हमारे पहलवान विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इन्होंने हमसे हमारी वो जो ओरिजिनलिटी थी, वास्तविकता थी, जो असली पहचान थी, उसको ख़त्म करके जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी से उत्तराखंड के निवासी हैं, हम कहते हैं, कोई बोलता है हम 945 में आए, कोई बोलता है कि हम 1500 में आए, तो हमारा कई सौ साल का इतिहास जो है, हम भी अस्थायी निवासी और जो यहाँ पैदा भी नहीं हुआ वो भी अस्थायी निवासी। ये जो अन्याय हुआ, ये सबसे बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ हम सबको लामबंद होना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, जब हमने राज्य मांगा था तब हमने ये कहा था कि ये पर्वतीय राज्य है। अभी 4 जो जिले मिला दिए गए, जिनमें से देहरादून का एक बड़ा इलाका मैदानी है, हरिद्वार पूरा मैदानी है, उधम सिंह नगर पूरा मैदानी है, नैनीताल का बड़ा हिस्सा मैदानी है। तो जो परिसीमन हो रहा है वो जनसंख्या आधारित है और हमारे लोग नौकरी के लिए, अलग अलग कामों के लिए यहाँ से पलायन होकर इन शहरों में और राज्य से बाहर बस रहे हैं। तो पहाड़ों की जनसंख्या घट रही है और क्योंकि परिसीमन जनसंख्या आधारित है, तो पहले जो परिसीमन हुआ जब राज्य बना 1971 की जनसंख्या पर हुआ, उस समय जो पर्वतीय क्षेत्रों को सीटें मिली, 47 सीटें मिली, वो अब घट करके 41 पर आ गई। अब इसके बाद दूसरा परिसीमन होगा तो 16 सीटें घटेंगी और हम पहाड़ में 25 सीटें रह जाएंगी और बाकी सीटें मैदान में चली जाएंगी। तो आपका जो राज्य बनाने का कंसेप्ट था, मूल जो भावना थी, वो खत्म हो जा रही है। तो इसके लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो मीडिया में लोगों से सवाल जवाब करते हैं, तो इस जागरूकता को भी फैलाने का काम करें कि परिसीमन के मायने क्या हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब क्या फ़र्क पड़ेगा, एक विधायक कम हो जाएगा। अरे जो विधायक कम होगा वो यहाँ से उतर करके मैदान में जाके लड़ लेगा, आपका बजट कम हो जाएगा, आपके एरिया में आपका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, आप विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ने वाला एक आदमी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम सबको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि जो जनगणना हो, उस समय जो पलायन करे हुए लोग हैं, वो अपने गाँव में आकर के अपनी जनगणना कराएँ। लोग ये समझते हैं हमने वोटर लिस्ट में नाम लिखा दिया और हम तो दर्ज हैं वहाँ। इस भ्रम से वो बाहर निकलें। वोटर लिस्ट के नाम से उनकी काउंटिंग यहाँ उत्तराखंड में नहीं हो रही है। उनकी काउंटिंग तब होगी जब वो जनगणना के समय अपनी गणना यहाँ कराएँगे। नंबर 2 बात है, हमको इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि हरिद्वार जिला, उसका क्षेत्रफल है 2610 वर्ग किलोमीटर और उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा, उसका क्षेत्रफल है 2600 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तरकाशी जिले की एक विधानसभा जितने क्षेत्र में फैली हुई है, हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा उतने क्षेत्र में फैली हुई है। इसलिए बीच का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और उत्तरकाशी जिले में जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से विधानसभा की संख्या 3 के बजाय 6 हो सकती है। हरिद्वार की 11 रहें, हम उसको नहीं घटाने की बात कर रहे हैं। उधम सिंह नगर की 9 रहें, देहरादून की 10 रहें, हम उसको नहीं घटा रहे हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की जो विधानसभा है, उनकी संख्या को क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ा करके विधानसभा सीटों की संख्या 70 के बजाय 100 से अधिक करके और एक बार फिक्स करके नंबर ऑफ असेंबली सीट्स अलॉटेड टू द डिस्ट्रिक्ट का जो प्राविधान है, उसको एक बार बना करके फिक्स कर दिया जाए, उसके बाद उसमें परिवर्तन न किया जाए, तो तब जाकर के पहाड़ों की आवाज़ जिंदा रह पाएगी। इसलिए परिसीमन महत्वपूर्ण विषय है।
सर, जैसे कि उत्तराखंड भू कानून है और विपक्ष की भी इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। तो जैसे कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तो क्या आपका दल भी इस मुद्दे को लेकर कुछ चर्चा में रहता है? देखो, मैं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जो कह रहा हूँ, जो मैंने बातें कही, मैंने एक पूरी ज़िम्मेदारी से कही, एक नागरिक के रूप में कही, एक पूर्व प्रतिनिधि के रूप में कही और पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कही। तो जो बातें मेरी हैं कि भू कानून ऐसा होना चाहिए कि पहाड़ के लोग भूमिहीन न हों। मूल निवास जो यहाँ के पीढ़ी दर पीढ़ी से रहने वाले, तो मूल निवास का जो 1950 के पहले के बासिंदे हैं, वो मूल निवासी का प्रमाण पत्र उनको मिलना चाहिए। और परिसीमन पर जो जनसंख्या है उसको आधार बनाने के बजाय भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल उसका आधार होना चाहिए। ये 3 सवालों में मैं और मेरी पार्टी साफ से विचार रखते हैं, और अगर हमारी पार्टी की सरकार लोग बनाएंगे तो जो मैंने कहा उसको हम धरातल पर उतारेंगे। आपने सुना कि बिष्ट जी ने कहा कि हमारी पार्टी जो हमारे मुद्दे हैं उत्तराखंड भू कानून, मूल निवास और जो परिसीमन को लेकर जो अभी बात यहाँ पर हुई है, उसमें उनकी पार्टी और जितने भी उनकी पार्टी के राजनेता हैं, वो सभी इसका समर्थन करते हैं और उत्तराखंड वासियों के साथ में हैं।